नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से जो आगरा से आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि से 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। धमाके के बाद कई किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। आगरा के शाहगंज इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है। मुगल फायर वर्कर्स फ्रॉम मालिक के घर में आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। थाना शाहगंज इलाके के आजमपाड़ा में पूरा ये हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है विस्फोट की वजह से, जबकि से 4 लोग जख्मी हुए हैं। धमाके की आवाज कई दूर किलोमीटर तक पहुंची और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विस्फोट हुआ। तो आगरा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट। देखिए, चमन मंसूरी नाम का एक व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं, जिनके घर पे ये ब्लास्ट हुआ है। इनका जो मेजर वर्क है इनका वो फायर वर्क्स जो होते हैं पटाखे, उसका बनाने का काम है। इसमें एक सिलेंडर फटने की भी सूचना थी। साथ ही में जो पटाखे इन्होंने घर पे रखे थे उसको भी ब्लास्ट की सूचना है। इसमें 2 लोगों की प्रथम दृष्टया अभी जो इन्फॉर्मेशन मिले, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 लोग अस्पताल पहुँचाए गए हैं। सर, पटाखे घर में आए थे ये लोग क्या? इसकी अभी जांच करने के बाद ही सारी चीज़ें पता चलेंगी। अभी जांच का विषय होगा। ये 4 लोग घायल है। कितने घरों में आग पकड़ी है? अभी एक घर में है। तो आगरा से लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके की जो आवाज है कई किलोमीटर दूर तक गई। बड़ा सवाल आखिर यही है कि इतने रिहायशी इलाके में ये पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी। विस्फोट के बाद 3 लोगों की मौत हुई है। आखिर जिम्मेदार 3 लोगों की मौत का कौन है? शाहगंज इलाके में ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब विस्फोट हुआ उसके बाद अफरा तफरी का माहौल। 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इलाके में स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश आगरा प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब विस्फोट हुआ तो उसकी जो आवाज थी कई किलोमीटर दूर तक वो आवाज सुनाई दी। अवैध पटाखा फैक्ट्री इतने रिहायशी इलाके में चल रही थी, उसकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? आगरा प्रशासन को ये सवाल जरूर किया जाएगा। विस्फोट में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 4 लोग जो जख्मी हैं उनको अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। बड़ा सवाल यही है कि 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर क्यों आगरा प्रशासन सोया रहता है और हादसों का इंतजार करता है? ये बात सिर्फ आगरा की नहीं, न जाने ऐसे कितने शहर हैं जहां अवैध तरीके से फैक्ट्रियां चल रही हैं, कई पटाखा फैक्ट्रियां चल रही हैं, और उसके बाद जब हादसे होते हैं कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उसके बाद प्रशासन की नींद खुलती है। तो धमाके की जो आवाज है कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री चल रही थी रिहायशी इलाके में, वहां पे एक विस्फोट होता है और उसमें 3 लोगों की जान चली जाती है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 लोग जो जख्मी बताए जा रहे हैं उनको अस्पताल भेज दिया गया है। विस्फोट में 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही है। शाहगंज इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है। सवाल यही कि आखिर अवैध पटाखा फैक्ट्री रिहायशी इलाके में चल रही थी, किसका संरक्षण प्राप्त था? एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा से सबसे पहले
न्यूज़ 1 इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, धमाके के बाद की तस्वीरें। किस तरीके से आग लगी, धुआं उठा और लाशें दिखाई दे रही हैं। सवाल यही है कि रिहायशी इलाके में आखिर अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी तो आगरा पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? किसका संरक्षण प्राप्त था? आखिर 3 लोगों की मौत के कौन कौन जिम्मेदार हैं और कब वो जिम्मेदार सलाखों के पीछे पहुंचेंगे? और क्या अगर आगरा ही नहीं अन्य शहरों में भी इस तरह से रिहायशी इलाकों में अवैध पटाखा फैक्ट्रियां चल रही हैं तो उन पर एक्शन कब होगा? आखिर क्यों हादसे के बाद इंतजार किया जाता है? हादसे के पहले अधिकारी बैठे रहते हैं और हादसा होने के बाद जागते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आगरा से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप आवाज भी सुन पा रहे हैं किस तरीके से अफरा तफरी मची। तो पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के बाद 3 लोगों की मौत हो गई जबकि से 4 लोग जख्मी हुए हैं। धमाके के बाद कई किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। सोचिए कितना जोरदार धमाका रहा होगा। आगरा के शाहगंज इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है। मुगल फायर वर्कर्स फॉर्म मालिक के घर में ये आग लगी है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हुआ। थाना शाहगंज इलाके के आजमपाड़ा में ये पूरा हादसा हुआ है। सवाल यही है कि आखिर इतने रिहायशी इलाके में आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कितना रिहायशी इलाका है। वहां पे अगर पटाखा फैक्ट्री चल रही थी कुल मिला के कहा जाए तो 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। आगरा से कृष्णा त्यागी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, अब क्या हालात हैं? 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, क्या उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है? क्या मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है? मैं आपको बता दूं, यह मामला थाना सागर के आजमपाड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर इस तरह का बड़ा हादसा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि इतना ज़बरदस्त धमाका देखने को मिला कि यहाँ 1 किलोमीटर तक के लोगों की रूह कांप गई और वहाँ के जो निवासी रह रहे थे वहाँ के दीवारें और खिड़की इतनी तेज हिल गई थी। और उसके बाद लोगों ने घर से बाहर निकल के देखा तो स्थिति देखा कि काफी दूर तक कृष्णा त्यागी, ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल तो आखिर यही है कि एक रिहायशी इलाके में अवैध फैक्ट्री चल कैसे रही थी? किन किन लोगों का संरक्षण प्राप्त था? आखिर इससे पहले प्रशासन को क्यों नहीं भनक लगी? क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा था? बिल्कुल निश्चित तौर से प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा था। यह कोई पहला मामला नहीं है जिस तरह से हादसा हुआ। इससे पहले भी कई इस तरह के हादसे नजर आए हैं, जिससे उसके बाद प्रशासन को की आंख जब खुलती है जब बड़ा हादसा सामने आता है। बिल्कुल निश्चित तौर से प्रशासन की लापरवाही के चलते इस तरह का बड़ा हादसा हुआ है। और रिहायशी इलाकों में जिस तरह के अवैध कारोबार चल रहे थे, प्रशासन की मिलीभगत की कारण इस तरह का बड़ा हादसा बताया जा रहा है। जी, कौन है ये फैक्ट्री का मालिक? क्या रसूखदार है? क्यों आखिर जो आगरा पुलिस है उसके सामने घुटने टेक देती है? क्या कुछ जानकारी आपके पास? बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो अवैध फैक्ट्री संचालक था वो प्रशासन की मिलीभगत से चौकी से लेकर बड़े उच्च अधिकारियों तक की साठ गांठ के चलते इस तरह का बड़ा कारोबार काफी सालों से कर रहा था, जिसके चलते प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ नतमस्तक होकर कार्य कर रहा था। जब इस तरह का बड़ा हादसा हुआ तो प्रशासन की आंखें खुली, जिसके बाद उसने आज इस हादसे में करीब 3 लोगों की मौत गई है। आधा दर्जन लोगों की गंभीर हालत बताई जा रही है। कृष्णा, क्या अब तक किसी की भी गिरफ्तारी हो सकी है इस पूरे मामले में? प्रशासन इस बात के लिए बताया, आज एसएसपी बबलू कुमार मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इस बात का जवाब जरूर दिया है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन
जिस तरह से कई पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं, डाक के 3-5 हुए हैं, बड़ी ठोस कार्रवाई होती तो निश्चित तौर से इस तरह के न तो अवैध कारोबार होते, न इस तरह के बड़ी घटना को अंजाम दिया गया होता। प्रशासन जिस तरह से रिहायशी इलाकों में बड़े कारोबार चला रहा है, संचालित कर रहा है, और भी इस तरह के आगरा शहर में कई ऐसे कारखाने हैं जहाँ पर रिहायशी इलाकों में जिस तरह से कार्य हो रहा है, तो इस पर भी प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो बड़ी घटना होने का भी निश्चित। हमेशा देखा जाता है कृष्णा की हादसों के बाद प्रशासन जागता है। आगरा में ऐसी कितनी जगह हैं और कितने विस्फोटक फैक्ट्री हैं जो रिहायशी इलाकों में लगी हुई हैं और पुलिस प्रशासन उसको देख नहीं रहा है। कृष्णा, क्या जानकारी आपके पास? आगरा में अवैध फैक्ट्रियों की बात की जाए तो एक जगह धौरा जो कही जाती है, वहाँ तो बिल्कुल अवैध फैक्ट्री का बारूद कहा जाता है। वहाँ महीनों सालों से लगातार इस तरह के कार्य होते हैं, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत के चलते इस तरह का कार्य किया जाता है। तो जब कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद इस तरह की कार्रवाई होती है, और जब तक प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होता है। और आपको बता दूं कि दिवाली के मौके पर ऐसी जगह पर पटाखे की बिक्री की मंजूरी प्रशासन की मिलीभगत के चलते दे दी जाती है, जहाँ पर बिल्कुल रिहायशी इलाके हैं। न्यूज वन इंडिया के सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की बड़ी घटना होती है, उसके बाद ही बड़ा प्रशासन कार्रवाई हरकत में क्यों आता है। जी कृष्णा, देखिए इस विस्फोट के बाद क्या पुलिस मौके पे पहुंची, उसने क्या कुछ बरामद किया, या पुलिस अभी भी हाथ पे हाथ रख के बैठी है? प्रशासन इस बात की बिल्कुल जवाबदेही प्रशासन पर नहीं आ रही है। प्रशासन इस बात में चुप्पी साधे हुए है और बिल्कुल टालम टोली बात कर रहा है, और उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक न तो कोई गिरफ्तारी की गई है और न ही उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई है। एसएसपी बबलू कुमार यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात जरूर कही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करेगा, या बिल्कुल कोई मुकड़ की नींद में होकर नतमस्तक होकर कार्य करते दिखाई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो नजर इसी बात पे रहेगी क्या कुछ कार्रवाई होती है आरोपियों पे, लेकिन ये सवाल भी कि आखिर लोगों की मौत के बाद प्रशासन क्यों जागता है। आखिर रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी जो अवैध फैक्ट्री है वो चल रही थी, तब आगरा के अफसर, आगरा के जिम्मेदार क्या कर रहे थे? खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने मिशन शक्ति को लेकर महिलाओं से संवाद किया। महिला बीडीए सदस्य से सीएम योगी ने सीधी बातचीत की है। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, जूम ऐप के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। लोगों की भागीदारी से होता है विकास। सीएम योगी ने साफ तौर पे कहा, सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती। सीएम योगी ने बहुत बड़ी बात कही है, लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। वहीं बलिया कांड पर सीएम योगी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बलिया का नाम लेने से भी डर लगता है। और मैंने जितने भी पिलर्स हैं उन पिलर्स भी जो है हेल्पलाइन नंबर्स लिखवाए ताकि वो छोटे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। पहले सबसे एजुकेटेड प्रधानमंत्री का एक बार कब्जा कर लिए थे। सर मेरा को और हेल्पलाइन नंबर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा कि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। बलिया कांड पर भी सीएम योगी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बलिया का नाम लेने से भी लगता है डर। सीएम योगी ने जब संवाद कर रहे थे, एक बलिया की महिला थी, उसके साथ संवाद किया, उस दौरान सीएम योगी ने कहा। तो वहीं लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। पुलिस लाइन में होगा पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन। डीजीपी हितेश चंद अवस्थी,
एडीजी एलओ प्रशांत कुमार रहेंगे मौजूद। विभाग के सभी सीनियर अधिकारी और पुलिसकर्मी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। सीएम योगी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा लखनऊ में, और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी देंगे। तो पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी समेत जो प्रशांत कुमार हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो भी मौजूद रहेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। सीएम योगी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। 21 अक्टूबर को स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। 21 अक्टूबर को होगा पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन। लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पे परेड का आयोजन किया जाएगा, सीएम योगी शिरकत करेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, पुलिस स्मृति दिवस पर 21 अक्टूबर को कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ डीजीपी एचसी अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार समेत उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी सीनियर अफसर इसमें मौजूद रहेंगे। जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उसमें उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही साथ में अन्य जो पुलिस परेड है उसका भी आयोजन होगा। इसके मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। तो ये हर साल 21 अक्टूबर को होता है, इस वर्ष भी होगा और ये सुबह 8 बजे रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल एसके, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। प्रतापगढ़ पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस ने मानवता को शर्मसार किया है। घर में घुसकर महिला को बुरी तरह पीटा। उप निरीक्षक वीरेंद्र त्रिपाठी ने महिला को पीटा है। 2 महिला आरक्षियों के साथ मिलकर ये तांडव मचाया। घर में घुसकर महिला को बुरी तरह पीटा। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। मामला रानीगंज कोतवाली के भागीपुर गांव का बताया जा रहा है और जो वायरल वीडियो है वो भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन में देख पा रहे हैं। जिस पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है महिलाओं की सुरक्षा की, अगर वही एक महिला को घर में घुसकर घसीटकर पीटेगी तो सोचिए जो दूसरी महिलाएं हैं जिनके साथ क्राइम हो रहा है वो कैसे पुलिस पे विश्वास कर पाएंगी। बहुत बड़ा सवाल। प्रतापगढ़ की वायरल तस्वीरें आप देख रहे हैं। सवालों के घेरे में पुलिस है। घर में घुसकर महिला को पीटा। उप निरीक्षक वीरेंद्र त्रिपाठी ने महिला को पीटा है और जो पूरा पिटाई का वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। सवाल यही है कि वीडियो वायरल होने के बाद वीरेंद्र त्रिपाठी पर क्या एक्शन लिया गया। प्रतापगढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं जहां की पुलिस की हकीकत क्या है तस्वीरें बयां कर रही हैं। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये तस्वीरें ही काफी हैं ये बताने के लिए कि प्रतापगढ़ की पुलिस महिलाओं का कितना सम्मान करती है, कानून का कितना सम्मान करती है और प्रतापगढ़ में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। पुलिस वाले प्रतापगढ़ से संवाददाता हमारे मनु सिंह जुड़ चुके हैं सीधे। मनु सिंह, घर में घुसकर महिला को बुरी तरह पीटा जो वीरेंद्र त्रिपाठी हैं, क्या वीडियो वायरल होने के बाद इन पर एक्शन हुआ है? ये मैं आपको बता दें, जिस तरह से प्रतापगढ़ के रानीगंज भागीपुर गांव का मामला है, जमीनी विवाद को लेकर आपसी विवाद चल रहा था, जहां पुलिस सूचना पर पहुंचती है लेकिन इंसाफ न करने के बजाय महिला की जमकर पिटाई करती है। जहां उप निरीक्षक मौजूद रहते हैं तो वही महिला सिपाही ने पकड़कर जमकर लात घूंसों से जमकर पिटाई करती है। वहीं जिस तरह से पुलिस ने मानवता का शर्मसार कर दिया, घर में घुसकर महिला की बुरी तरह से पिटाई की। जब हमारा सीओ से बात होती है तो सीओ का कहना है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, देखकर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गया, न्यूज़ 1 इंडिया पे वीडियो चल गया, सबने देख लिया, लेकिन प्रतापगढ़ के जो जिम्मेदार अफसर हैं वो अभी तक वीडियो नहीं देख पाए और एक्शन नहीं ले पाए। प्रतापगढ़ के अफसर अभी तक वीडियो नहीं देख पाए। जब उनसे बात किया जाता है फोन पर तो उनका कहना है कि
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, देखकर कार्रवाई की जाएगी। लगातार प्रतापगढ़ में जिस तरह से प्रतापगढ़ पुलिस अपने खाकी वर्दी का शर्मसार कर चुकी है, आए दिन लगातार ग्रामीण को जमकर पीटती रहती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो एक्शन कुछ नहीं होता। अब देखना होगा कि न्यूज़ वन इंडिया पे खबर चलने के बाद एक्शन भी होगा और महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले नपेंगे भी। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कोरोना को लेकर मुस्तैद है। शासन के निर्देश के अनुसार की तैयारियां। स्कूलों को खोलने से पहले किया गया सैनिटाइज। क्लासरूम में 2 गज की दूरी पर बैठाने के आदेश है। बच्चों को हैंड वॉश और मास्क लगाने को लेकर किया जाएगा जागरूक। जगह जगह हैंड वॉश के स्लोगन भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो देखिए, इटावा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कल से उत्तर प्रदेश में जो स्कूल हैं वो खुल जाएंगे और उसको लेके जो स्कूल प्रशासन है वो काफ़ी मुस्तैद हैं। गाइडलाइन के अनुसार गेट से लेकर के कमरों तक, कक्षाओं तक गोले बनाए गए हैं निश्चित दूरी पर। गेट में प्रवेश द्वार पर ही टनल लगाया गया है। बच्चे प्रवेश करेंगे, टनल के अंदर से होकर निकलेंगे, सैनिटाइज होंगे। इसके बाद वहीं पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। बच्चों का टेम्परेचर लिया जाएगा। तत्पश्चात बच्चे क्लास में आएंगे। क्लासों में आउट इवन के हिसाब से बच्चे बैठा ले जाएंगे। सीटों पर गोले बना दिए गए हैं निश्चित दूरी पर, उसी हिसाब से बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे। हरदोई में बीते 2 दिन पहले शराब ठेके के पास अगवा की गई किशोरी बेहोशी की हालत में पाई गई है। वहीं किशोरी की मां से 4,000 रुपए फिरौती मांगने की बात भी सामने आई है। किशोरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां अस्पताल कर्मियों की भी लापरवाही सामने आई। अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने पर किशोरी की मां उसे पीठ पर लादकर इलाज के लिए ले गई। किशोरी के परिजनों ने गैंगरेप की आशंका भी जताई है। वहीं इस पूरे मामले में एएसपी का कहना है कि प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली शहर में बच्ची की मां द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उनको द्वारा बताया गया कि 16/10 को उनकी बच्ची बगल में रहने वाले एक व्यक्ति ने गायब कर दिया और आज उनकी बच्ची जो है मिली है। उस व्यक्ति ने उनसे 4,000 रुपये की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जब 4,000 रुपये दोगी तभी आपकी बच्ची मिलेगी। पुलिस ने आज बच्ची को बरामद किया है और बच्ची को मेडिकल के भेजा गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अलीगढ़ पुलिस ने करोड़ों की चोरी का खुलासा किया है। एसपी देहात के मुताबिक थाना दादो इलाके की एक महिला ने अपने देवर पर चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस और सर्विलांस टीम ने मामले की छानबीन की। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि अभियुक्तों से 1 किलो 24 कैरेट सोने की ईंट बरामद की गई है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। एसपी देहात ने आगे बताया कि मामले में पकड़े गए 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और मामले की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। दादो क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक महिला के द्वारा कि उसके घर पे रात के समय उसके जेवरात और काफ़ी जो नकदी थी उसको कुछ चोर लेके गए हैं। इस संबंध में थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जो रागरशी पतारशी से जब पुलिस ने आगे इनकी कार्रवाई की तो उसमें एक बहुत ही बड़ा एक इनका गिरोह सामने आया। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। आसीम पुत्र दिलावर खां, शाहरुख पुत्र दिलावर खां, आसिफ खां, मुन्ने और अकील। ये लोग एक गिरोह बनाकर ये चोरी का ये लोग संगठन चलाते थे और